हेलो एवरीवन, मैं मोहन स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का टीचर एजुकेशन में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, जिसमें आज हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपके सिलेबस का चैप्टर सेकंड है, आप सिलेबस में देख पाएंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आप ये जान पाएंगे कि प्रारंभिक शिक्षा की जब पृष्ठभूमि की बात की जाती है, इसका मतलब है कि प्रारंभिक शिक्षा का इतिहास क्या रहा है। यानी हमें प्राचीन समय में शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही विस्तृत ढंग से पढ़ना है। आप सभी लोग इस क्लास को इन तक जरूर देखिएगा, इसमें छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक, जिसका नाम है वैदिक कालीन शिक्षा। ये मैं बार बार इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि इसी चैप्टर में हमें और भी पढ़ना, जैसे बौद्ध कालीन शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था, तो इसलिए उसका एक पहला जो टॉपिक आता है वो है वैदिक कालीन शिक्षा। अब वैदिक कालीन नाम कैसे पड़ा आप देख सकते हैं, ये इमेज से बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, आप देख पाएंगे। इसका मतलब है ये प्राचीन समय के शिक्षा व्यवस्था की बात है। भारत में शिक्षा का जो स्वरूप प्रचलित था उसे वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था या गुरुकुल शिक्षा पद्धति कहा जाता है। ये आप सभी लोगों को पता है और आप सभी लोग सुने होंगे गुरुकुल शिक्षा गुरुकुल शिक्षा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है या आपसे पूछा जा सकता है कि गुरुकुल ही क्यों कहा जाता है या इसको वैदिक कालीन ही क्यों कहा जाता है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वेद पर आधारित शिक्षा है, इसलिए इसको वैदिक कालीन शिक्षा कहा गया है या वैदिक कालीन समय की शिक्षा। और दूसरा, गुरुकुल शिक्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गुरु के घर या गुरु के कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा, यानी गुरु के पास प्राप्त की जाने वाली शिक्षा है। यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो गुरु थे या टीचर थे वो किसी स्कूल में जाके पढ़ाते थे, वहाँ उनके यहाँ पढ़ने बच्चे आते थे। ये बच्चे आप देख सकते हैं बैठ के पढ़ रहे हैं और सभी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते थे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं युद्ध कला भी सीख रहे हैं और यहाँ पर बाकी चीजें सीख रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं। तो सभी प्रकार की शिक्षाएं इसमें सम्मिलित होती थी। वेद पर आधारित शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसका स्रोत वेद है। वेद पर आधारित शिक्षा को ही वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। अब यहां पर यह बात आती है कि सर वेद आधारित शिक्षा क्या है। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है और आपको जानना भी चाहिए। इसका अर्थ होता है कि जो जिनका स्रोत जो है वो वेद है। भारतीय साहित्य में 4 वेद माने जाते हैं, आप सभी लोगों को पता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना ऋग्वेद है। और इन्हीं चारों वेदों की जो स्रोत हैं जिनके आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, इसीलिए इसको वेदों पे आधारित शिक्षा या वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। ये बात रही एक भूमिका की। अब बात करते हैं कि उस समय यानी प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका उद्देश्य क्या था। यहां पे आप देख पाएंगे, उद्देश्य की बात करें तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था मनुर्भव, यानी पहले वो इंसान बने फिर भारतीय। यानी शिक्षा का अर्थ था एक सही मायने में व्यक्ति बच्चे को इंसान बनाना। आप कहेंगे सर इंसान बनाने का अर्थ क्या है। जैसा ऋग्वेद में कहा गया है कि आंख, कान, नाक आदि आदि में सभी मनुष्य समान है, यानी सभी मनुष्य के पास सारे अंग हैं, पर जो ज्ञानवान होते हैं वे अन्य से श्रेष्ठ हो जाते हैं। यानी जो नॉलेज है, आज आप पढ़ रहे हैं और आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी, आप टीचर बनेंगे फ्यूचर में, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप बाकी लोगों के तुलना में, जो आपके रिलेटिव है या आपके फ्रेंड है, अगर आपकी जॉब लग जाती है, आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं या कहीं और कोई सक्सेस आपको मिलती है, तो आप बाकियों से श्रेष्ठ हो जाएंगे। उस समय का पैमाना यह था कि जो लोग गुरुकुल शिक्षा प्राप्त कर लेते थे उन्हें ज्ञानवान माना जाता था और समाज में उन्हें श्रेष्ठ का दर्जा दिया जाता था, उस बालक को, उस छात्र को, उस व्यक्ति को। स्पष्ट है कि वैदिक कालीन शिक्षा का मकसद व्यक्ति को ज्ञान में प्रवीण करना था। ज्ञान में, जैसा मैंने अभी बताया, ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्रदान करने में समर्थ बना सके। जब हम लोग पहले शिक्षा, पिछले चैप्टर में हम लोग शिक्षा के जब व्यापक अर्थ की बात कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था शिक्षा का व्यापक अर्थ है कि जैसे होता है ना कि आप संसार की चीजों को समझ पाएं। यहां पर मोह माया से मुक्ति का मतलब जो है, मोह से मुक्ति प्राप्त करने का अर्थ है कि जब विद्वान व्यक्ति होता है तो वो सारी चीजों को समझता है कि जीवन में समस्याएं आएंगी, समस्याओं का हल भी होगा और जीवन जो है वो समस्याओं से भरा है, जब ये सारे ज्ञान है। इसीलिए एक लाइन बहुत ही फेमस है, एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है, सा
विद्या या विमुक्तये। इसका अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे। यानी जब आप सही मायने में शिक्षित तभी होंगे जब आप उस तरीके से सोचेंगे, आपके लिए और बाकी समस्याएं जब छोटी लगने लगेंगी तब आप सही मायने में शिक्षित होंगे। ऐसा उस समय के माना जाता था और आज भी व्यापक अर्थ में इसको माना जाता है। दो तीन चीजें और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देंगे, अगर यूपी टेट सी टेट आप एग्जाम देंगे तो आपको बता दें ये सब छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो लोग रेगुलर क्लास करते हैं उनके लिए कोई अलग से कोचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वो क्या है? जैसे मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया, यहाँ पे 4 वेदों की हमने बात की। अब आपको पता है कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में ही कुछ बहुत सारी चीजें वहां पर इन्वॉल्व की गई। जैसे ये 4 वेद हैं, 4 वेद में जिसको एक वेद का ज्ञाता हो जाए, यानी जो एक वेद को बहुत अच्छे से पढ़ ले, उसको स्नातक कहते हैं, कहते थे। आज भी ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? तो स्नातक कहते हैं, जो आज हम लोग ग्रेजुएशन कहते हैं। 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते थे, 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र, और 4 वेद के जो ज्ञाता, जो व्यक्ति, जो बच्चा चारों वेदों का ज्ञान हो जाता था, उसको आदित्य कहते थे। आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, और ये आप एग्जाम के साथ साथ अपनी नॉलेज के लिए आप देख सकते हो कि उस समय भी ये चीजें बनाई गई हैं, स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य। इसको आप नोट कर लेना। अब बात आती है कि उसकी शिक्षा व्यवस्था क्या थी, उसका स्वरूप, उसकी संरचना क्या थी, वो किस तरीके से संचालित होती थी। तो एक इमेज आप देख सकते हैं, ये इमेज मैंने इसलिए ऐड कराई है कि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, आप विजुअलाइज कर पाएं कि हाँ हम लोग किस समय की बात कर रहे हैं। हालांकि ये इमेज अभी की है, वर्तमान में की हो सकती है। शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, अब इसके बारे में एग्जाम में अगर आता है, आप समझना होगा आपको। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था अत्यंत ही सुव्यवस्थित एवं समेकित थी, यानी इंटीग्रेटेड थी, पूरी चीजें प्लान्ड थी कि बच्चा इतने उम्र का हो जाएगा तो पढ़ने जाएगा। अभी आगे हम लोग देखेंगे। उस समय की शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का कोई विभाजन नहीं था। अनौपचारिक शिक्षा बच्चों के जन्म से ही आरंभ हो जाती थी, ये तो आज भी होता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि गुरुकुल व्यवस्था में कोई प्राइमरी हो, फिर उसके बाद मिडिल हो, फिर हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट, ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड, समेकित कहा जाता है, यानी सब सम्मिलित रूप देखने को मिलता है। जब भी हम प्रारंभिक की बात करेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा का मतलब दो, एक होता है प्रारंभिक मतलब 1 से 5, फिर उच्च प्रारंभिक जो हो जाता है अपर प्राइमरी, जिसमें 6 से 8 तक कक्षा इन्वॉल्व होती है। इसको थोड़ा सा आप अपनी जानकारी के लिए समझ लीजिएगा। और जब भी प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाएगी, इसका मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक की बात की जा रही है। यहां पर आपने देखा, हम लोगों ने बात की। अब बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है इसको समझते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक शिक्षा में संस्कारों एवं मंत्रों का विशेष महत्व था। शिक्षा व्यवस्था जो थी वैदिक कालीन, वो संस्कारों पर आधारित थी, संस्कार से ही कोई चीज प्रारंभ होती थी। आप कहेंगे सर ये क्या, इसका मतलब? बालक जब 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर लेने के बाद ही गुरुकुल में प्रवेश कर सकता था। लिमिटेशन बनाई गई थी कि जब बच्चा 5 साल से अधिक का हो जाएगा, 5 वर्ष से अधिक का हो जाएगा, तभी वो शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। इसका मतलब उससे पहले उसको शिक्षा नहीं दी जाती थी, ऐसे समझिएगा। और 5 वर्ष की अवस्था में ही चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, हर लेवल पे, गवर्नमेंट जॉब में भी पूछा जाएगा कि चूड़ा कर्म संस्कार क्या है। इसी को विद्यारंभ संस्कार कहते हैं, यानी इसी संस्कार के बाद विद्या दी जाती है बच्चों को, छोटे बच्चों को जो 5 साल की आयु को पूर्ण कर लेते हैं। इस संस्कार के बाद ही बच्चों की गृह शिक्षा शुरू हो जाती है। अभी गुरुकुल वो बच्चा नहीं जाता है, 5 साल हो जाएगा, उसके मम्मी पापा उसका चूड़ा कर्म संस्कार करेंगे और उसके बाद उसको घर पे ही, यानी गृह शिक्षा, उसको लगभग 2 से 3 सालों तक गृह शिक्षा दी जाती है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये प्रारंभिक शिक्षा घर में माता पिता बुजुर्गों के बीच में ही संपन्न होती थी। परिवारों में मंत्रों का अभ्यास, पठन, प्रारंभिक गणित, कथा कहानी आदि का ज्ञान कराया जाता था। आप लोग भी खुद सोचेंगे तो जैसे गिनती हम लोग पहले ही बचपन में घर पे कोई ना कोई हमें ABCD, क ख ग घ, आप 1 से लेके लगभग 20, 40, 50 तक हम लोगों को सिखा दिया जाता था स्कूल जाने से पहले। कुछ उसी तरीके की बात है। इसी को गृह शिक्षा कहा जाता है, यानी जो शिक्षा कुछ हद तक हमें प्रारंभिक शिक्षा घर से ही मिल जाती है।
अब उसके बाद आता है जो दूसरा संस्कार है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के इस पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है उपनयन संस्कार। अगर 5 वर्ड की बात की जाए, 5 शब्दों की सबसे महत्वपूर्ण, तो वो आएगा उपनयन संस्कार। ये क्या है? उसके बाद जब गृह शिक्षा प्राप्त कर लेता था बच्चा लगभग 2 से 3 साल तक, तो उसको फिर अब गुरुकुल में जाने की बारी आती थी। और वहीं से जब गुरुकुल में जाने के लिए उसको भेजा जाता था, तो उस समय होता था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का जो अर्थ है, उपनयन का जो एक्चुअल अर्थ है, उसका मतलब है पास ले जाना, अर्थात गुरु के पास जाने को ही उपनयन कहा गया। और उपनयन को ही फिर उपनयन संस्कार में जाना जाने लगा। उपनयन संस्कार के बाद ही गुरु जो है सावित्री मंत्र का उपदेश देकर शिक्षा शुरू करता था। यानी जब बच्चा घर से पढ़ लिया, घर से जान गया, तो अब 8 वर्ष की आयु जब पूर्ण कर लेगा, तब वो उसका उपनयन संस्कार होगा। और उसी उपनयन संस्कार के बाद वो गुरुकुल में जाएगा। गुरुकुल का मतलब गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करेगा। यानी अब उसको घर छोड़कर शिक्षा ग्रहण करने गुरु के पास जाना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और चूड़ाकर्म में क्या था कि वो संस्कार हो जा रहा था, बच्चा घर पे ही बैठकर या घर पे ही पढ़ रहा था। अब उपनयन संस्कार की उस समय आपको पता है वर्ण व्यवस्था थी। तो वर्ण व्यवस्था में आज के समय भले ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन बस आपको ज्ञान के मकसद से आपको इसको समझना है कि जो ब्राह्मण छात्र होते थे उनके लिए उपनयन संस्कार, यानी उनको गुरुकुल में जाने की आयु जो थी वो 8 वर्ष थी। यानी वो 8 वर्ष पे गुरुकुल जा सकते थे उपनयन संस्कार के बाद। लेकिन अगर वहीं क्षत्रिय छात्र जो थे, उन्हें 10 वर्ष के बाद ही अलाउ किया जाता था। ऐसे समझ लीजिए, उनका एडमिशन 10 वर्ष के बाद। जो वैश्य छात्र थे, यानी वैश्य वर्ण के बच्चे थे, वो 12 वर्ष के बाद ही गुरुकुल जा सकते थे। और शूद्र छात्रों के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। ये ध्यान रखिएगा। जो चौथा वर्ण था उसके लिए कहीं शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, जिसका विरोध बाद में बहुत हुआ। आप लोग सहमत भी होंगे इस बात से कि कब ऐसा भी हुआ करता था कि किसी एक विशेष वर्ण को शिक्षा ही नहीं दी जाती थी। लेकिन इन 3 से आप याद रखिएगा, 8, 10 और 12। अब बात आती है कि अध्ययन काल कितने समय तक चलता था। जैसे आज आप पढ़ते हैं, आप लगभग अगर एलकेजी से आप स्टार्ट करते हैं, एलकेजी से लेकर 12 तक, तो आप देखेंगे कि स्कूली शिक्षा जो है वो लगभग 14 वर्ष की हो जाती है। ऐसा आप देख रहे होंगे। ग्रेजुएशन करेंगे 3 जोड़ लीजिए, फिर बीएड करेंगे, बीटीसी करेंगे, फिर 2 जोड़ लीजिए, फिर एमए करेंगे, फिर 3 जोड़ लीजिए। तो इसी तरीके से सामान्यतः 12 वर्ष का होता था। और स्पष्ट है कि 5 वर्ष तक की शिक्षा घर पर ही संपन्न होती थी और आगे की शिक्षा जो है आश्रम में रहकर बच्चा प्राप्त करता था। यानी अगर 8 वर्ष पे चला गया बच्चा पढ़ने गुरुकुल में, तो वो लगभग 20 वर्षों तक वहां रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। जैसे आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये जूनियर बैठे हैं और सीनियर जो है ये शिक्षा ग्रहण कर ली हैं, तो आगे की और कलाएं और शिक्षा सीख रहे हैं। तो ये लगभग 10 से 12 वर्ष तक वो गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। अब उसमें जैसे सेशन चलता है उसी तरीके से उसमें भी सेशन था। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। समानता शिक्षा सत्र की अवधि जो है 1 वर्ष में 4.5 या 5 माह की होती थी। यानी पूरा जो 12 माह में जो है लगभग मान लीजिए 5 से 6 माह ही शिक्षा होती थी, क्योंकि इसमें इनको भिक्षा भी मांगना होता था, बाकी और भी चीजें सिखाई जाती थी। तो जो विद्याध्ययन है उसका कार्यक्रम जो था वो श्रवण मास सावन मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से शुरू होता था। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस सुन लीजिए। और पौष मास की पूर्णिमा के वो छंद मास उत्सर्जन समारोह से समाप्त होता था। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो फ्रेशर पार्टी होती थी, यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि जब बच्चों का इंट्रोडक्शन होता था तो वो उपाकर्म कहलाता था। और जब फेयरवेल होता था, जब बच्चों का एक बैच निकलता था जिसका शिक्षा पूरी हो जाती थी, तो उसको आप कह लीजिए उसको उत्सर्जनम समारोह कहते थे। बाकी शिक्षा कार्य जो था पठन पाठन प्रातः काल से लेकर मध्याह्न तक, फिर कुछ विश्राम के बाद तथा भोजनोपरांत के बाद सायंकाल तक चलता था। यानी वही जो आज है, सुबह दोपहर में लंच, फिर शाम तक क्लासेस। गुरुकुल में अवकाश भी रहता था, छुट्टी भी मिलती थी। प्रत्येक माह 4 दिन का प्रतिपदा पूर्णिमा, प्रत्येक पखवाड़े की अष्टमी को अवकाश रहता था। यानी छुट्टियां भी उस समय थी, ऐसा नहीं है कि उस समय कोई छुट्टी नहीं थी। अगला हम लोग बात करेंगे शिक्षा केंद्रों पे, यानी जो एजुकेशन के सेंटर कहाँ थे उसको जानेंगे। तो प्राचीन काल में आज जैसे बड़े बड़े भवनों के भीतर शिक्षण कार्य नहीं होता था। सीधी सी बात है, जैसे आज है आप बिल्डिंग देख रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था।
शिक्षा प्रकृति के स्वाभाविक वातावरण और खुले माहौल में होती थी। ये सामान्यतः गुरुजनों के आश्रम या घर में हुआ करते थे, जो कोलाहल से दूर होते थे। और यहाँ रहकर छात्र आचार व्यवहार के नियम भी सीखते थे। जैसा आप देख सकते हैं, हमने ऊपर वाली इमेज में ये जो इमेज है, ये पिक्चर जो है आपको बहुत कुछ बता देगी कि आप देख सकते हैं कि ये आप कह सकते हैं जहाँ ज़्यादा जनसंख्या रहती थी उससे दूर बहुत ही शांत वातावरण में ये शिक्षा होती थी और सामान्य सी झोपड़ी में रहकर शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था। और एक सीमित बच्चे, यहाँ पर वेशभूषा भी था कि ब्राह्मण जो क्या पहनेंगे वो मेखला मुंज पहनेंगे, छतरी जो है तात पहनेंगे और वैश्य जो है ऊन की बनी हुई चीजें पहनते थे। हालांकि इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। पाठ्यक्रम की बात की जाए तो जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें सिलेबस क्या होता था, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जैसा अभी हम लोगों ने 4 वेद के बारे में जाना ही, तो वैदिक शिक्षा पूर्णतया आध्यात्मिक वो व्यवहारिक लक्ष्यों के प्राप्ति प्रति समर्पित थी, यानी उसी के प्रति समर्पित रहती थी। उसमें सबसे अधिक तवज्जो जो दी जाती थी वो आध्यात्मिक शिक्षा को दी जाती थी। फिर उसके बाद कुछ व्यवहारिक, जैसे कि भावी जीवन की तैयारी के लिए भी। इसलिए पाठ्यक्रम जो था अत्यंत व्यापक था। बालकों को वेद, उपनिषद, पुराण, नीति शास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र और सैन्य विज्ञान का ज्ञान आवश्यक था। यानी इतने सब्जेक्ट आप देख सकते हैं और हर क्रम में उनको पढ़ाया जाता था क्रमवार। शिक्षण का माध्यम जो था वो संस्कृत ही था। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वैदिक कालीन शिक्षा का शिक्षण माध्यम क्या था, तो वो संस्कृत था। जैसे आज हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, तो ये हिंदी शिक्षा जो शिक्षण माध्यम हो गया हमारे आपके बीच का, वो हिंदी हो गया। इंग्लिश भी हो सकता है, इंग्लिश में अगर हम पढ़े इसको तो। अब बात आता है टीचिंग मेथड की, यानी शिक्षण विधियों का। तो जैसे आज के समय बहुत सारी शिक्षण विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, वाद विवाद विधि है, बहुत सारी व्याख्यान विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है, कितने सारे मेथड हैं। उसी में उस समय क्या क्या शिक्षण विधियां थी उसको जान लेते हैं। सबसे पहले शिक्षण विधि जो थी वो मौखिक होती थी। वहां पे उस समय ना कोई ब्लैक बोर्ड था, ना कोई लिख कर पढ़ाया जाता था। जो भी पढ़ाया जाता था गुरुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, आप देख सकते हैं ये मौखिक होता था। ये बोलते थे और बच्चे सुनते थे। तो ये आपको एक विधि समझ में आनी चाहिए। और छात्र जो है आचार्य द्वारा कही गई बातों को कंठस्थ करता था। और इस काल की 3 प्रमुख विधियां थीं, जिसमें श्रवण यानी सुनना, मनन सोचना और निधिध्यासन यानी उसको अपने व्यावहारिक जीवन में उतारना। जैसे आज आपको कुछ पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर जब अपने व्यावहारिक जीवन में उसका प्रयोग करेंगे। जैसे आप कहीं पढ़ाने जाते हैं और अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, साइकोलॉजी का ध्यान रखेंगे, तब सही मायने में आप शिक्षित कहलाएंगे। और यही वहां पर भी था। सर्वप्रथम छात्र जो था गुरु की कही गई बातों को सुनता था, फिर उनको सुना हुआ मन में चिंतन करता था और अपने व्यवहार में उतारता था। यह सीधी सी बात है। इसके अलावा व्याख्यान विधि होती थी। व्याख्या मतलब गुरु आचार्य बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं। प्रश्नोत्तर विधि होती थी, यानी आज भी होती है, प्रश्न पूछना और आपको उत्तर देना होता। वाद विवाद, शास्त्रार्थ प्रणाली भी अपनाई जाती थी। और फिर आगमन, निगमन और उदाहरण विधि भी होती थी कि पहले उदाहरण बता के समझाना, या आगमन विधि या निगमन विधि से। एक और बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे आज आप लोग जानते होंगे, आप अपने स्कूल टाइम में भी आप देखे होंगे मॉनिटर व्यवस्था। तो मॉनिटर व्यवस्था जो थी वो उस समय भी थी। साहित्य पाठन की कथा विधि भी उपयुक्त की जाती थी साहित्य में। छात्र संख्या बढ़ने पर तथा कक्षा मॉनिटर पद्धति का भी प्रयोग होता था। जब छात्र बढ़ने लगते थे, यानी मान लीजिए एक गुरु के पास लगभग 50 बच्चे आ गए पढ़ने। अब वो 50 लोगों को एक साथ अगर नहीं पढ़ाता था तो जो सीनियर होते थे उनको मॉनिटर बना देता था। और मॉनिटर विधि से भी, यानी वहां पर भी मॉनिटर पद्धति थी, मॉनिटर सिस्टम था, विधि नहीं पद्धति। इस पद्धति में उच्च कक्षा के छात्र निम्न कक्षा के छात्रों को पढ़ाते थे और गुरु का सहयोग करते थे। तो ये भी ये व्यवस्था भी प्राचीन काल से ही चली आ रही है, ये आपको समझना होगा। अब बात आती है परीक्षा प्रणाली, यानी आपका जो एग्जाम सिस्टम था वो कैसा रहा उस समय। तो वैदिक युगीन शिक्षा जो थी वो जो प्रणाली थी वो परीक्षा विहीन थी, यानी उसमें कोई ऐसा नहीं था कि हाफ ईयरली एग्जाम टेस्ट होते थे। लेकिन गुरु नया पाठ तब पढ़ाता था जब छात्र पहले पढ़ाए गए पाठ को पूरी तरह से तैयार कर लेते थे, यानी स्टेप बाय स्टेप जैसा आज पढ़ाया जाता है कुछ उसी तरीके से। शिक्षा समाप्ति पर विद्यार्थियों को स्थानीय विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था, जहां पर पूछे गए प्रश्नों का
वो उत्तर देता था और परीक्षा व्यवस्था न होने से कोई प्रमाण पत्र या उपाधि नहीं दी जाती थी। मुख्य लक्ष्य ज्ञानार्जन ही था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब एग्जाम नहीं होगा तो सीधी सी बात है कोई प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेगा। तो उस समय जैसे आज के समय आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो उस समय कोई प्रमाण पत्र की व्यवस्था नहीं थी। आप एक चीज इंटरेस्टिंग देखेंगे कि फाइनल जब मान लीजिए वो अपनी 20 वर्ष उम्र हो गई, उसकी 12 वर्ष उसने शिक्षा ग्रहण कर ली, तो उसको वहां के स्थानीय विद्वानों के सामने खड़ा करके, जैसे आज वाइबा का कंसेप्ट है, वही वाइबा होता था कि उससे वहां के लोग क्वेश्चन पूछते थे और जब वो सबका आंसर देता था तो ये समझ लिया जाता था कि अब ये शिक्षित हो गया है पूर्ण रूप से। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति और गृह जीवन में पुनः लौटने के समय समावर्तन संस्कार होता था। जैसे ध्यान रखिएगा, जब गुरुकुल में जाता था तो उपनयन संस्कार, और जब गुरुकुल से बाहर आता था यानी जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तो वो समावर्तन। जैसे आज आप दीक्षांत समारोह कहते हैं कि जब आपकी शिक्षा दीक्षा खत्म हो जाती है तो आपका कॉन्वोकेशन होता है यूनिवर्सिटीज में, तो वो ही है समावर्तन संस्कार। और इसी समावर्तन संस्कार के बाद ये माना जाता था कि उसकी शिक्षा पूरी हो चुकी है। इसमें गुरु जो है शिष्य को नया वस्त्र, आभूषण, जूता, पगड़ी, अंजन, छाता आदि देकर विदा करता था और फिर उसके बाद उसको कुछ इस तरीके का मधु पर्क के साथ, ये आपको ज्यादा विशेष नहीं है। यहां पर यह भी है कि अंत में शिष्य अपनी सामर्थ्य से गुरु को दक्षिणा भी देता था, यानी गुरु दक्षिणा जो है वो इसी समय दी जाती थी जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी। अब समीक्षा की बात की जाए कि अभी तो हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली, तो आपको ये भी जानना होगा कि क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयां थी, उन सारी चीजों के बारे में। तो एक समीक्षा उसकी क्या होगी उसको जान लीजिए। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वैदिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य जो था बालक की बहुमुखी अ, मतलब शक्तियों का विकास करना था, या बालक की बहुमुखी विकास करना था, और उसे इस लोक में रहते हुए भी आध्यात्मिकता से जोड़े रखना, ताकि वो पथ भ्रष्ट न हो सके। यानी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य ये भी देखा गया कि पहले तो उसको सारे प्रकार की शिक्षा दी जाए, उसको आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाए, जिससे कि अगर आध्यात्मिक जैसे नैतिक शिक्षा हो गई कि क्या सही है, क्या गलत है, जैसे क्या पाप है, क्या पुण्य है, जिससे कि वो अपने पथ से भ्रष्ट ना हो, किसी भी प्रकार की चोरी, किसी भी प्रकार की मतलब हिंसा ना करे, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। वैदिक शिक्षा अपने लक्ष्यों के अनुसरण में पूर्ण कही जा सकती है, किंतु आज शिक्षण की जो स्वरूप बदला है उस परिप्रेक्ष्य में वैदिक शिक्षा आधिकारिक कही जा सकती है, जिसमें कुछ कमियां थी जिसका उल्लेख है, यानी उसमें भी कुछ कमियां थी। ऐसा नहीं है कि अब आज हम लोग लगभग 2000 वर्ष पुरानी शिक्षा व्यवस्था की जब तुलना करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ कमियां दिखेंगी। आज हम लोग जिस काल में आज हम लोग जी रहे हैं, इसके 2000 साल 1000 साल बाद की शिक्षा जो होगी बिल्कुल बदल जाएगी। जैसा कि इस समय आप देख रहे होंगे कितनी तेजी से शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है। अब क्या क्या कमियां थी उसको जान लेते हैं। वैदिक शिक्षा प्रणाली में बाल मनोविज्ञान का समावेश नहीं था। सीधी सी बात है, उस समय मनोविज्ञान का कोई जोह ज्यादा नहीं था। बच्चा कमजोर भी रहता था तो उसको उसी तरीके से पढ़ाया जाता था, रटाया जाता था। वैदिक शिक्षा बाल केंद्रित न होकर एक मार्गी थी। यहां पर गुरु ही श्रेष्ठ था और सबसे ज्यादा गुरु ही एक्टिव रहता था। बालक जो है वो गुरु के ही इच्छा अनुसार वो प्रतिक्रिया देते थे, अपने इच्छा अनुसार प्रतिक्रिया नहीं करते थे। प्राय प्रत्येक विषय प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य थे। यानी यहाँ पर जितने विषय हम लोगों ने ऊपर देखे थे, सारे विषय ही सबके लिए लगभग, यहाँ से आप देख सकते हैं, वेद से लेकर ये सैन्य विज्ञान तक सारे विषय अनिवार्य होते थे। तो ये एक तरीके से खामी हो सकती थी उस समय कि सारे विषय सबको कैसे आ सकते हैं। धार्मिकता, सत्य, ब्रह्म आदि विषय को ही प्राधान्य माना जाता था या प्राधान्य था, यानी कि जो धर्म से संबंधित, सत्य और वेदों से संबंधित थी, बाकी व्यवहारिकता पे थोड़ा कम बल दिया जाता था। माध्यम संस्कृत था, अन्य विषयों पर जोर नहीं दिया जाता था। ये कमी ये भी हो सकती है। और इस समय सबसे जो इंपॉर्टेंट है, आप लिखेंगे एग्जाम में अगर आता है कि और ये हर टाइप की एग्जाम में आ सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रचार नहीं था। यानी स्त्री शिक्षा की कोई बात नहीं है। आप हर जगह देख रहे होंगे कि बालक ही दिख रहा है आपको और बालक ही प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर पद्धति में जो थी वो मौखिक शिक्षा थी, वो बोल के पढ़ाते थे। तो यहाँ पर लेखन अभ्यास का कोई जोर नहीं था और लेखन का कोई कोई इस तरीके से आप कह सकते हैं विकास भी नहीं था। न पेज था कि नहीं, कोई आज जैसे हमारे पास पेज है,
पेन है, ये सारी चीज़ें थी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उस समय लेखन अभ्यास कहाँ से संभव होगा। तो ये देखिए ये आपने देखा हम लोगों ने यहाँ पे समीक्षा हमने देख ली। उससे पहले मैं एक बार रिवाइज करा दूं आप लोगों को। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको ध्यान से देख लीजिए। वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ा कि वैदिक कालीन क्यों कहा जाता है, गुरुकुल क्यों कहा जाता है, इसके नाम अलग अलग जो है, उद्देश्य है। उसके बाद हमने इसकी व्यवस्था को पढ़ा, आयु को पढ़ा, अध्ययन काल को पढ़ा, सत्र को पढ़ा, केंद्र और पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, परीक्षा प्रणाली, साथ ही साथ समीक्षा। अब हम बात करते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों को। आप सभी लोग उत्तर देंगे कमेंट में और आप लोग को मैं समय दे रहा हूं। जैसे वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में, अब यहां पर आपको सही विकल्प चुनना है। क्या शिक्षा सशुल्क थी, यानी शिक्षा के लिए पैसा लेते थे गुरु, या शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, या शिक्षा पर राजा का नियंत्रण था, या शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप देखिए, बड़े बड़े भवन थे नहीं, राजा का नियंत्रण की वाली कोई बात नहीं थी, शुल्क लिया नहीं जाता था, तो सीधी सी बात है कि वो पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। और वो समावर्तन के बाद आपने देखा कि उसमें वो चाहे तो गुरु दक्षिणा दे सकता था, जिसके बारे में मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया था कि समावर्तन संस्कार में वो अपने सामर्थ्य के अनुसार दे सकता था। प्राचीन शिक्षण पद्धतियों में विधियां क्या थी? तो क्या खेल विधि थी उस समय? तो खेल विधि नई विधि है, प्रोजेक्ट विधि नहीं है। श्रवण, मनन और निधि ध्यासन विधि, ये 3 विधियां जो थी ये अति महत्वपूर्ण थी। अगला है अति लघु उत्तरी प्रश्न। चूड़ा कर्म संस्कार कब होता था? तो चूड़ा कर्म संस्कार 5 वर्ष के बाद होता था, और इसमें इसी को विद्यारंभ संस्कार कहा जाता था, जिसमें घर पर बालक शिक्षा ले सकता था। उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गुरु के पास या गुरु के कुल में शिक्षा ग्रहण करना, उसके बाद गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करना। वैदिक शिक्षा को गुरुकुल प्रणाली क्यों कहा जाता है, ये आप खुद लिखेंगे, मैं आपको बता चुका हूं। वैदिक, अब आपका लघु उत्तरी प्रश्न में है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली के 3 उद्देश्य बताइए। ये उद्देश्य हम लोगों ने ऊपर देखा कि उद्देश्य क्या क्या थे, और ये आप ऊपर देख भी पा रहे होंगे कि ये आपका उद्देश्य है, जिसके बारे में मैंने शुरू से ही बताया कि यहां पर उसको सामर्थ्यवान बनाना है, यहां पर उसको ज्ञान में प्रवीण, ज्ञानवान, और अपने जो सांसारिक जीवन है उसमें वो भावी जीवन में की तैयारी के लिए भी आप कह सकते हैं। कुछ चीजें आपको खुद से ऐड करनी होगी समझ के अनुसार। फिर गुरुकुल प्रणाली के पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय शामिल थे? तो वेद से लेकर सैन्य शिक्षा तक मैंने आपको बताया, वो आपको यहाँ पे 4-5 लिख देंगे तो काम हो जाएगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आपको क्या लिखना है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली की उन विशेषताओं की विवेचना करिए जिन्हें आज की शिक्षा प्रणाली में शामिल करके शिक्षा समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस पर जरूर चिंतन करिए कि कौन सी प्रणाली है जो उस समय जो आज अपनाया जाए तो कुछ शिक्षा जो सुधार किया जा सकता है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में। तो आज आप लोगों ने पढ़ा वैदिक कालीन शिक्षा, जो कि जिसका जो मेन टॉपिक था, जो जिस चैप्टर के अंदर अंतर्गत ये आ रहा है, ये है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। अगले क्लास में हम लोग बौद्ध कालीन शिक्षा पढ़ेंगे, और वो और भी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि यही 2-3 आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें बौद्ध के समय बौद्ध धर्म में क्या शिक्षा व्यवस्था थी उसको जानेंगे। आई होप आप सभी लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आज जुड़े रहें तो आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मिलेगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।